Hi everyone, this is CS Vikram Agarwal, and in this lecture we'll discuss about section 79, which basically deals with registration of modification of a charge. अब modification of charge क्या होता है, इसका registration क्यों करवाना पड़ता है, ये सारा कुछ समझना है अपने को सेक्शन 79 में. आई बिलीव कि अभी तक आपने सेक्शन 77 और 78 ये दोनों वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, बिकॉज अगर आपने सेक्शन 77, 78 नहीं समझा है तो देखो 79 समझने में थोड़ा तकलीफ आएगा. तो अगर अभी तक आपने सेक्शन 77 और 78 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप सेक्शन 77 का एटलीस्ट वीडियो देख लीजिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा सेक्शन 79 के प्रोविजंस. नाउ सेक्शन 79 इट डील्स विद मॉडिफिकेशन ऑफ अ चार्ज. अब मॉडिफिकेशन क्या हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. चलिए, बात है 2016 की. तो 2016 में क्या हुआ था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से. ठीक है, कितने रुपए का लोन लिया था सर? 500 करोड़ रुपए का. और इस पूरे ट्रांजैक्शन की डिटेल किसको बताई गई थी? आरओसी को बताई गई थी. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आरओसी को एकदम डिटेल में बताया था कि भाई हमने कितने रुपए का लोन लिया है, ये लोन कहाँ से लिया गया, ये लोन का रिपेमेंट हम कितने दिन में करेंगे, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, उस प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है. ये सारी जानकारी दी गई थी किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को. कब दी गई थी? 2016 में. सर कैसे दी गई थी? सर कंपनी ने एक फॉर्म फाइल किया था. कौन सा फॉर्म फाइल किया होगा? CHG 1 या फिर CHG 9. कितने दिनों के अंदर? 30 दिन के अंदर फॉर्म फाइल किया था. सो दिस ट्रांजैक्शन वाज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, जब चार्ज उसकी प्रॉपर्टी पे क्रिएट हुआ था. अब क्या हो रहा है सर, मान लीजिए कि आज के दिन पे रिलायंस और इस बैंक के बीच में एक समझौता हो गया, जिसके तहत बैंक ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया. पहले मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर के हो गया 8%. ठीक है, यानी कि जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये लोन दिया गया था, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये चार्ज क्रिएट किया गया था, उस टर्म्स एंड कंडीशंस में थोड़े बहुत चेंजेस आ चुके हैं. बट सर आपने जब आरओसी को बताया था 2016 में, तब तो आपने यही बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%. एक्चुअली तो सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है. अब तो ये रेट 8% हो चुका है. तो क्या आपको आरओसी को बताना चाहिए कि भाई हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था, हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया था, उस इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आ चुके हैं? बोला हाँ सर बताना चाहिए. सो ये इन्फॉर्मेशन भी हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. वी नीड टू रजिस्टर दिस मॉडिफिकेशन एज वेल, कि हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था, जो चार्ज हमने क्रिएट किया था, उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं. तो इस चेंजेस की जानकारी भी आपको पहुंचानी पड़ेगी किसके पास? आरओसी के पास. और भी बहुत सारे तरीके से मॉडिफिकेशन हो सकता है. मान लो कि रिलायंस के पास में देयर वर 3 बिल्डिंग्स, सो इसको हम नाम देते थे बिल्डिंग नंबर 1, 2 एंड 3. तो ओरिजिनली 2016 में रिलायंस ने क्या था बताओ? बिल्डिंग नंबर 1 जो है उसको गिरवी रखा था. बट आज के दिन में रिलायंस को बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है इस बिल्डिंग के बदले, तो रिलायंस अपना ये बिल्डिंग बेचना चाहता है. बट सिंस इसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है तो बेच नहीं पा रहा है, तो उसने बैंक से बात करी और बैंक को बोला कि भाई साहब आपको तो देखो सिक्योरिटी पर्पस के कोई एसेट चाहिए, आपको एज अ सिक्योरिटी मेरा कोई एसेट चाहिए, तो आप एक काम करो, ये बिल्डिंग नंबर 1 को रिलीज कर दो, बदले में मैं आपको अपनी बिल्डिंग नंबर 3 दे देता हूँ, आप बिल्डिंग नंबर 3 के ऊपर अपना चार्ज क्रिएट कर लो. तो यानी यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो ट्रांजैक्शन किया था, देखो उसकी सिक्योरिटी चेंज हो रही है. किसी भी तरीके से अगर आपके चार्ज में कोई भी चेंजेस आ जाए तो इसको बोला जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. और इस मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को भी हमें क्या करवाना पड़ेगा? आरओसी के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा. तो सेक्शन 77 डील करता था क्रिएशन ऑफ चार्ज, कि जब नया नया कोई चार्ज क्रिएट हुआ, और सेक्शन 79 डील करता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, कि आपने जो चार्ज क्रिएट किया था उसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस आ जाए तो ये चेंज भी आपको क्या करना पड़ेगा? आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. लेट्स सी व्हाट सेक्शन 79 सेज. As per section 79, the provisions of section 77 shall also apply to any modification in the terms and conditions of a charge which has been registered. अगर आपने कभी कोई चार्ज रजिस्टर करवाया था और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो इन चेंजेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. सर ये चेंजेस किस तरीके के हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ द चेंज? मॉडिफिकेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया. इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लोन. सर हमने पहले 500 करोड़ का लोन लिया था, जरूरत पड़ी 50 करोड़ का लोन और ले लिया, तो चलिए अब लोन का अमाउंट चेंज हो गया.
या फिर चेंज इन द सिक्योरिटी, पहले हमने बिल्डिंग नंबर 1 गिरवी रखी हुई थी, अब हम बिल्डिंग नंबर 3 गिरवी रखना चाहते हैं। या फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, पहले हमारे बीच में बात हुई थी, पहले बैंक ने बोला था कि भाई पैसा 5 साल के अंदर रिटर्न कर देना, अभी कंपनी की हालत खराब है तो कंपनी ने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब 2 साल का समय और दे दीजिए, तो चलिए अभी आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया, अब 5 साल की जगह आपको 7 साल का समय मिल गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, बोलो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुआ है। तो व्हेन देयर इज एनी टाइप ऑफ चेंज और ऑल्टरेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर प्रीवियस ट्रांजैक्शन, तो इस चीज का जानकारी भी हम आरओसी को प्रोवाइड करेंगे। दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो प्रोसीजर क्या होता है सर, अगर सिंपल सा बात किया जाए तो यहां पे हम बोल देंगे सेम एज सेक्शन 77। सेक्शन 77 में जो प्रोसीजर था सर एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, कि आपके चार्ज में जो मॉडिफिकेशन आया है उसकी जानकारी भी आप आरओसी तक प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी मॉडिफाइंग सच चार्ज। अगर इस मॉडिफिकेशन के लिए मेरे और बैंक के बीच में कोई अग्रीमेंट साइन हुआ है तो वो अग्रीमेंट का कॉपी भी हम प्रोवाइड करेंगे इन फॉर्म नंबर CHG1 या फिर CHG9। देखो फॉर्म का नाम भी सेम है और टाइम लिमिट भी सेम है, विद इन 30 डेज ऑफ द मॉडिफिकेशन। भाई वहां पे भी 30 दिन के अंदर बताना होता था, यहाँ भी 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। और सर अगर 30 दिन के अंदर नहीं बता पाए तो क्या होगा, कुछ नहीं सर, आप आरओसी से माफी मांग लीजिए, आरओसी के पास चले जाइए, वो आपको और 30 दिन का समय देगा, बट यहाँ पे आपको नॉर्मल फीस के साथ साथ एडिशनल फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। और सर अगर उस 30 डेज के अंदर भी नहीं कर पाए, मतलब 30 + 30 टोटल 60 डेज के अंदर भी नहीं हो पाया, तो सर आरओसी और 60 दिन का समय देगा, बट यहाँ पे वो आपके एडिशनल फीस के अलावा एड वेलोरम फीस भी चार्ज करेगा, एक वैल्यू के हिसाब से भी फीस चार्ज करेगा। आरओसी में अलाउ such registration to be made within a further period of 30 days, that is total 60 days of modification on payment of additional fees। और अगर आप ये 60 दिन के अंदर भी नहीं कर पाए तो चलिए और 60 दिन का आपको समय दिया जाएगा। If the registration is not made within 60 days, then ROC may allow such registration to be made within a further period of 60 days। चलिए और 60 दिन का समय दिया जाएगा, further period of 60 days दिया जाएगा on payment of some ad valorem fees। और ये फीस का चार्जेस कितना होता है, शेड्यूल हमने सेक्शन 77 में भी पढ़ा हुआ था, यहाँ पे दोबारा मैंने रिपीट कर दिया है कि फर्स्ट 30 डेज के अंदर आपका नॉर्मल फीस लगेगा, फर्दर 30 डेज के अंदर नॉर्मल प्लस एडिशनल फीस लगेगा, और फर्दर 60 डेज के अंदर अगर आप करते हो तो नॉर्मल, एडिशनल और एड वैलोरम फीस, ये तीनों ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसको डिटेल में समझना है तो प्लीज आप सेक्शन 77 का वीडियो देख लेना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। जैसे जब चार्ज क्रिएट होता था तो वहां पे आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता था, उस सर्टिफिकेट का नाम था CHG2। तो यहाँ पे भी आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, बस यहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म का नाम हो जाएगा CHG3। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आरओसी शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, कि भाई आपका चार्ज मॉडिफाई हुआ है, इस चीज की जानकारी आरओसी तक पहुंच चुकी है, आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट देगा इन फॉर्म नंबर CHG3। दिस सर्टिफिकेट शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस कि मॉडिफिकेशन से जुड़ा हुआ सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो चुका है और आरओसी के पास प्रॉपर जानकारी पहुंच चुकी है। अब एक सेंटेंस यहां पे और लिखा हुआ है, दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 77 शैल अप्लाई टू अ कंपनी अक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ चार्ज। क्या लिखा हुआ है, कंपनी अक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ चार्ज। अब इस तरीके से समझना कि यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इधर अपने पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था और अपनी ये प्रॉपर्टी SBI के नाम पे गिरवी रख दी थी। अब SBI ने क्या किया, SBI खुद रिलायंस के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर रहा है, SBI ने इस प्रॉपर्टी का अधिकार ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरी कंपनी को। ऐसी कंपनी को हम लोग कहते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। SBI ने अपना ये लोन ट्रांसफर कर दिया किसके फेवर में, एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के फेवर में, ठीक है। भाई मान लो 500 करोड़ रुपए का लोन था, रिलायंस ये पैसे लौटा नहीं रहा है, तो अब SBI को लग रहा है कि यार ये पैसे रिकवर करने में बहुत मेरी परेशानी आएगी, कोर्ट में केस करना पड़ेगा, बहुत झमेला होने वाला है। तो SBI ने क्या किया, एक दूसरी कंपनी से कहा कि भाई मैंने रिलायंस को एक लोन दिया था, ठीक है, 500 करोड़ का, आप एक काम करो मुझे कुछ पैसे दे दो। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो SBI को मान लो 400 करोड़ रुपए दे देगी। SBI इतने में भी खुश है कि भाई चलो मुझे कुछ पैसा तो रिकवर हुआ,
अब रिलायंस से पैसा रिकवर करने में हालत खराब हो जाएगा, कोर्ट का खर्चा लगेगा, बहुत झमेला है। तो एसबीआई ने मान लिया कि चलो 100 करोड़ रुपया डूब गया, बट कम से कम कुछ पैसा तो रिकवर हुआ। और एसबीआई ने ये लोन किसके फेवर में ट्रांसफर कर दिया? इस कंपनी के फेवर में ट्रांसफर कर दिया कि अब आप रिलायंस से अपना पैसा रिकवर करना चाहते हैं, कैसे भी करिए, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी हम किसके फेवर में ट्रांसफर कर देंगे? इस कंपनी के फेवर में ट्रांसफर कर देंगे। अब अगर ध्यान से सोचा जाए तो आरओसी को हमने बताया था कि भाई रिलायंस की ये प्रॉपर्टी किसके फेवर में रजिस्टर्ड है? एसबीआई के फेवर में रजिस्टर्ड है। यानी कि इस प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर एक्शन लेगा तो कौन लेगा? एसबीआई। जबकि आज के दिन में एसबीआई ने ये प्रॉपर्टी, ये अधिकार किसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया? किसी दूसरी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। मतलब कि इस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक ऐसा प्रॉपर्टी अपने अंडर लिया, अपनी कस्टडी में लिया, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी एक चार्ज क्रिएट होकर रखा था। बात समझना, इस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने एसबीआई को पैसे दिए और कैसा प्रॉपर्टी लिया? एक ऐसा प्रॉपर्टी लिया है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर में चार्ज क्रिएट हुआ था। तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आरओसी को बताना पड़ेगा कि सर ये चार्ज जो पहले बैंक के नाम पर रजिस्टर्ड था, अब इस चार्ज को आप किसके नाम पर रजिस्टर करिए? इस कंपनी के नाम पर रजिस्टर करिए। तो जो पर्सन है, जो चार्ज होल्डर है, देखो यहां पे चार्ज होल्डर चेंज हो जा रहा है। When any company acquires any property subject to a charge, जब एक कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया जिस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का चार्ज क्रिएटेड था, तो देखो यहां पे चार्ज होल्डर चेंज हो गया। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो सेक्शन 79 बहुत सिंपल सा बात कहता है कि अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का चार्ज था, ठीक है, किसी और का कंट्रोल था, किसी और का अधिकार था, तो यहाँ पे आपको नाम चेंज करवाना पड़ेगा। अभी आपने खरीद लिया तो आपका चार्ज आ जाएगा, यू विल बिकम द चार्ज होल्डर। या फिर उस टर्म, उस लोन अग्रीमेंट के हिसाब से या फिर उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उस टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर कोई भी चेंजेस आ गए तो ये चेंजेस भी क्या हो जाएंगे? बोलो, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको आरओसी के पास तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना पड़ेगा। और प्रोसीजर क्या है? एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है जो सेक्शन 77 का था। फॉर्म नंबर भी सेम है, टाइम लाइन भी सेम है, ड्यूटी भी सेम है। बस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आरओसी इशू करता था वो चार्ज के क्रिएशन में होता था CHG 2, और मॉडिफिकेशन के वक्त वो जो सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा दैट विल बी इन फॉर्म नंबर CHG 3। तो इतना सा डिफरेंस है बिटवीन सेक्शन 77 एंड 79। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। थैंक यू।